बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राह स्पेशल में मैं हूं सलमान अली। नाज़रीन, इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियात से कराते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत के साथ और पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ एक मकाम को हासिल किया, उस सक्सेस को हासिल किया जिसके बारे में इकबाल ने सितारों पर कमंदे डालने का ज़िक्र किया है। और आज भी हम आपकी मुलाकात ऐसी एक शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनके तारुफ़ में बेशुमार चीज़ें शामिल हैं। वो एक बिज़नेसमैन भी हैं और एक कामयाब बिज़नेसमैन हैं, और मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है, और एक कामयाब भी का अलग नुमाया मकाम उन्होंने उसमें हासिल किया। फिर यही नहीं बल्कि आवाम की खिदमत, समाजी खिदमत में भी वो एक मकाम रखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ सियासत में भी भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। तो ये ज़िक्र कर रहा हूँ मैं जनाब शहज़ाद कुरैशी साहब का, जो इस वक्त आज हमारे मेहमान हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपनी गूनागू मसरूफियात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है। तो आइए नाज़रीन, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके बारे में मज़ीद आप तक मालूमात पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद भाई, खैरियत से? खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। शहज़ाद भाई, आपको क्या तारुफ़ आपके लिए किया जाए कि आप शहज़ाद कुरैशी कौन है? अगर हम आपसे आगाज़ ये करें कि जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ डायमेंशन हैं आपके तारुफ़ की, आपकी शख्सियत में बेशुमार जो है ऐसी कामयाबियाँ हैं, तो आप अपने आप को ख़ुद किसको ओन करते हुए तारुफ़ अपना कराना चाहेंगे? हुई शहज़ाद कुरैशी? शहज़ाद कुरैशी एक आम कराची का शहरी है। शहज़ाद कुरैशी इस शहर में पैदा हुआ है। शहज़ाद कुरैशी का एक शुरू से अज़म था कि अपनी डायरेक्शन, अपनी गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स सबसे अलग रख के चलना है। कोशिश की कि एक डायरेक्शन मिले और इंशाल्लाह कोई अचीवमेंट हो, कुछ करके जाएं। क्योंकि जिस एरा का मैं हूँ तो उस वक्त कराची शहर के हालात बहुत ख़राब थे। एजुकेशन का मेयार गिर चुका था, यूनिवर्सिटीज़ का बुरा हाल था। तो उसके साथ साथ एहसास महरूमी भी बढ़ता जा रहा था। तो उस दौर के अंदर आप 90s में देखें कि क्या हाल था इस शहर का, लेट 90s में और 90s में। बस मैंने कहा काम करेंगे मुस्बित सोच के साथ। ग्रेजुएट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का। फिर उसके बाद एक FM रेडियो स्टेशन में एज अ सेल्स ट्रेनी अपना आगाज़ स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता चलता चला गया। उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पूरे पाकिस्तान में रेडियो स्टेशनों का जाल फैलाया। फिर उसी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया। फिर इसके साथ साथ कुछ कहते हैं ना कि वो एक बेचैनी सी होती है, कुछ अलग करें, करने कुछ का कुछ आज़म जी। तो फिर अपनी एक कंपनी बनाई, डिजिटल एजेंसी, द नेक्स्ट बिग थिंग के नाम से। अब वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हो गई है, तो वो माशाल्लाह चलती रही। फिर एक थिएटर कंपनी बनाई, क्योंकि उस वक्त इस शहर के अंदर अच्छी सरगर्मियाँ, मुस्बित, जो नौजवान नस्ल को एक अच्छी राह पे गामजन कर सके, वो चीज़ें नहीं हो रही थी। हर तरफ एक नेगेटिविटी या एक कहना चाहिए कि मुनफी एक सरगर्मियाँ यहाँ ज़्यादा थी। तो मैं थिएटर भी किया, आर्ट्स काउंसिल के अंदर समाजी थिएटर भी किया, और उसके अलावा इशू बेस्ड इस तरह से कि एक एक इशू को लेके उस पर थिएटर किया और एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड की। क्योंकि उस वक्त बहुत ही लोगों को हमारे मायूसी में बिल्कुल एक शहर सिवाय रेस्टोरेंट्स में खाने खेलने के अलावा कोई और कुछ था ही नहीं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा हमारा थिएटर मैच्योर हुआ, फिर बच्चों का थिएटर भी किया। ज़बरदस्त। फिर बच्चों का जो थिएटर किया उससे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। स्कूल्स के बच्चे आते थे, और वो जब पुरानी कहानियाँ हमारी उमर अयार, मुल्ला नसरुद्दीन, आपका लेजेंड कहानियाँ हमारी, और इन लोगों की सारे से अपने आप को, क्योंकि ये तो अब जो नई नस्ल आई है इनको पता मतरूक हो चुकी है बिल्कुल। तो वो उस पर सारी ये कोशिश की। उसके अलावा मेरा शौक़ था कंस्ट्रक्शन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अब बैरियर टाउन के ऑथराइज्ड डीलर भी हैं, साथ साथ अपनी कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो बस ये एक मुख्तसर, ये तो आपने पूरा अहाता कर दिया अपनी शख्सियत का। अच्छा, हम स्टार्ट लेते हैं बचपन से। आपने जिक्र किया 90s का, तो घर का माहौल, वालिदैन और बहन भाई, थोड़ा घर का एनवायरनमेंट बताएं, वो कैसा था इस पूरे सफ़र में? देखिए माशाल्लाह हम 7 बहन भाई थे माशाल्लाह, और ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जो दौर था, उस दौर के अंदर कंबाइंड फैमिली सिस्टम, बच्चे साथ रह रहे हैं, दादी साथ रह रही हैं, दादा साथ रह रहे हैं, तो उससे एक अच्छी लर्निंग होती थी। तो बचपन से ही हमारे वालिद साहब, क्योंकि 7 बहन भाई हों माशाल्लाह, आजकल तो जिसकी 2 औलादें होती हैं वो 2 बच्चे भी ज़्यादा हो गए, लेकिन माशाल्लाह उन 7 बहन भाइयों में प्यार था, मोहब्बत थी, एक फैमिली ओरिएंटेड कहना चाहिए उसको,
एक विजन लेके चले, माँ बाप की इज्जत, दादी से प्यार, दादी से इतना क्लोज होते थे लोग, हमारी दादी को हमारी अम्मी समझते थे। वाह। तो इसी तरह हमारे चच्चा, ये मजबूत ख़ानदानी निज़ाम तो हमारे पाकिस्तानी बल्कि मुस्लिम माशरे का अनफॉर्चुनेटली अब आपको बहुत हाँ इस वक्त तो है, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। हाँ, तो उसमें ये है कि माशाल्लाह वो चलता गया, आपको पता तो है। यानी एक बड़ों की तरबियत के ज़ेरे साया आप मुस्तकिल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा शरारती था, पढ़ने पे इतना वो शरारत तो बच्चों में तो, और पढ़ाई से भागता था। अच्छा। तो लेकिन और जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पार्टिसिपेशन बहुत थी। सही। तो एक चीज़ अच्छी होती थी कि आखिरी दिनों में पढ़ के पास हो जाते थे। तो शुरू में वालिद ने बहुत प्रेशराइज किया। नहीं, उस वक्त माहौल भी 90s का जो एरा था आप बता रहे हैं, वहाँ पढ़ाई का माहौल वैसा था। तालीमी इदारों में सारे माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई अच्छा, में तेज थे, ज़बरदस्त। तो उनको ये फिक्र होती थी कि सबसे बड़ा बेटा है तो ये क्यों नहीं पढ़ता। और शुरू से ये था कि अपना काम करना है, किसी से पैसे नहीं मांगने। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब मेरे वालिद साहब का पहले सुई गैस में थे। अच्छा, जॉब। उसके बाद फिर जब सुई गैस नेशनलाइज हुई, फिर उन्होंने अपना बिज़नेस किया। उनका बिज़नेस भी कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक कंपनी के, नेशनल मोटर्स के, वो अपना काम करते चले। ऐसा बिज़नेस था वालिद साहब का। सही। तो बचपन में बहुत सारे वाक़यात, बल्कि शायर ने कहा है कि उड़ने दो इन परिंदों को, बशीर बदर का शेर है कि आता नहीं बचपन दोबारा। तो मुझे भी अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें, कभी गुजरता हूँ गलियों से, वाक़यात याद आते हैं। तो हर इंसान की बचपन में कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ सबक होते हैं, यार ये एक वाक़या हुआ, इस सबक से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बचपन का कोई ऐसा वाक़या, कोई कहानी, कोई ख़ुद गुजरी हुई आप बीती, इससे आपने सीखा और आज तक आप कहें यार वो बात जो बचपन में किसी दादी ने कही, किसी वालिद साहब ने कही, वो आज तक बिल्कुल की नोट था, वो मेरी हेडिंग है आज, कोई ऐसी चीज़? देखिए 2-3 बातें मुझे अभी आप सवाल कर रहे थे तो मेरे जहन में आ रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 1000 रुपये अपने घर से, मैं छोटा था, मैंने 1000 रुपये लेके खर्च कर लिए और मेरी पकड़ाई हो गई। सही। मैं इस पर कोई बताते हुए शर्म महसूस नहीं करता। वो मेरी पकड़ाई हुई तो मेरी अम्मी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया। वो सबक और आज है कि जब भी मैं कोई गलत सिमत या खुदा न खास्ता कोई गलत ख्याल कोई चीज़ आती है तो मेरे अंदर घबराहट हो जाती है। और मेरे फेस पे अगर मैं कभी किसी से अगर कोई थोड़ा बहुत भी मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा गलत बयानी से काम कर लूँ या अपने आप को सेव कर लूँ, तो एक डर और खौफ मेरी माँ का समझाया हुआ मुझे वो होता है। बिल्कुल। मेरी अम्मी बहुत सॉफ्ट स्पोकन, उर्दू में उन्होंने MA किया माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी से, और बहुत ही शाइस्तगी के साथ, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। मेरे वालिद साहब थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मेरी वालदा का जो समझाने का स्टाइल था वो मैं आज तक नहीं भूलता। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेटा अपनी मेहनत पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी सेल्फ जो होती है ना, कि एक चीज़ है कि देता तो अल्लाह है, बिल्कुल, जो चीज़ लेकिन अल्लाह ने कहा है मेहनत करो, आगे बढ़ो। अक्सर लोग कहते हैं मेहनत शर्त है, मैं कहता हूँ मेहनत शर्त नहीं है। अल्लाह बगैर मेहनत के भी किसी को नवाज सकता है। वो अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ही जानता है, बेनियाज है, बेनियाज है वो। लेकिन आप कभी भी नाउमीद ना हो। तो आज मेरा ये मशहूर डायलॉग है जब मैं दोस्तों में बैठता हूँ कि जहाँ से सबकी उम्मीदें ख़त्म होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मीदें वहाँ से अल्लाह से शुरू होती हैं। बिल्कुल। तो मेरा दो चीज़ों का ये बिलीव है अल्लाह पे। ये आपने बचपन के जो सबक हैं जो हासिल किए, जो आज तक आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर उस वक्त मुझे मेरी अम्मी शायद किसी और तरीके से डांटती, समझाती हैं, नहीं समझा पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, होता है ना ये इग्नोर। बहुत सारे वालिदैन कहते हैं बेटा चलो बच्चा है अभी समझ जाए। मेरी शख्सियत में ये जो अंसर है ईमानदारी का, ये बिल्कुल नहीं आता। तो ये वही बात है, वालिदैन की तरबियत के अंदर ये सारे पहलू होते हैं जो बच्चा सीखता है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तालीमी सफ़र आपने जैसे बताया कि उसका नहीं था, लेकिन आपने ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से किया। आप ओवरऑल वैसे आपकी नज़र, आज आप बीइंग इस स्टेज पर हैं, तालीमी निज़ाम को, आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे यकीनन, तो आप तालीमी निज़ाम को हमारे कैसा देखते हैं? उसको यानी एक एरा गुजरा है कराची में, तो खैर वो बहुत ही पूरा तालीमी इदारों का हाल था, कॉलेजेस की क्या बात की जाए, और स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का हाल तो आप आज भी देख भी रहे होंगे। तो आप तालीमी निज़ाम पर अगर कमेंट आपसे मैं चाहूँ, बीइंग मीडिया एंटरप्रेन्योर भी हैं आप और वैसे भी, तो क्या आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को आप समझते हैं कि यार इसमें ये फ्लॉज हैं, ये हों तो शायद मैं जिस अमल से गुजरता आया हूँ बहुत सारे और कुछ सुधर जाएँ? देखिए यूनिवर्सिटीज़ तो आपको पता है 85-86 तक NLD यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। जी बिल्कुल। फिर ये सियासत की नज़र हो गई, हमारा एजुकेशन में यार गिरता चला गया। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ का आप टॉप मेरा ख्याल है 10 में भी अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछ चुका है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो माजरत के साथ डिग्री देने का एक इंस्टीट्यूट है ना, पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल। एक आम आदमी की दस्तरत से ये चीज़ बाहर जाती जा रही है। अगर एक गरीब का बच्चा इंटर कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, उसको अगर मास्टर्स करना पड़े किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो दे कांट अफोर्ड।
इट्स नॉट दैट इजी। क्वालिटी का भी है, लोग आज भी लोग कहते हैं यार पहले ज़माने का इंटर पास भी आज के मास्टर्स आप ये देखिए ना, हमारे इंटर में मैट्रिक में पूरे कराची में चीटिंग कल्चर, जी हाँ जी हाँ जी, उसको मतलब परवान चढ़ाया उससे पढ़ने ही नहीं दिया ना, खास तौर जी हाँ, वरना कराची नकल का माफिया, नौजवान ऐसा था, पेपर लीक हो जाते थे, कराची का नौजवान ऐसा था जो पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी इंटरनेशनल आपके वर्ल्ड, जी हाँ बिल्कुल, उसकी पहचान थी, तालीम, कराची तो तालीम की पहचान के साथ। और दूसरा जो इस जुल्म हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन सिस्टम तबकाती, जी, आगा खान बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आपका मदारिस का अलग है, मदारिस अलग। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, एक उर्दू मीडियम से पढ़ के आता है और आपने क्राइटेरिया इंग्लिश रखा हुआ है, तो कैसे लेवल्स वालों से कैसे कम्पीट करेगा? नहीं कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुकी है कि इस मुल्क में उर्दू को राइज करे, ताकि जो हमारे 70-80% जो महरूम तबका है जिसको हम उर्दू पढ़ा के हमने उसको पीछे कर दिया, तो उर्दू भी हमारी कौमी ज़बान है, उसकी भी एक अहमियत है। तो आप उर्दू क्यों नहीं राइज करते सरकारी लेवल पे और उस पर? और सब आज माशाल्लाह इस हुकूमत के अंदर अच्छी बात ये हो गई है कि शाह महमूद कुरैशी ने उर्दू में यूनाइटेड नेशन में, और आप यकीन करें इंग्लिश में करते थे तो कभी इतनी पजीराई नहीं मिलती, और आज पूरी दुनिया बिल्कुल उनके हमारे और दिगर ममालिक की भी मिसालें हैं, जैसे जापान है उसने तर्क नहीं की, चाइना में आप चले हैं वहाँ उन्होंने अपनी ज़बान नहीं तर्क की, ये सारी अपनी लैंग्वेज को इज्जत देते हैं, रशियंस अपनी लैंग्वेज को इज्जत देते हैं, नतीजा देखें आज हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। रियल इस्टेट की तरफ आपका बाद में वो आपने जैसे बताया आप मीडिया में आप पहले आपने जो है ज्वाइन किया, तो जिस वक्त आपने ज्वाइन किया और जो आप एरा बता रहे हैं उस वक्त तो आगाज़ था रेडियो, प्राइवेट रेडियो की 2013 की, तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प सफ़र होगा, तो उसका कुछ थोड़ा सा अपनी आप सफ़र का बताएं। रेडियो स्टेशन आया था तो पहले तो रेडियो स्टेशन की जो हमारा MCR होता था उसको देखते ही रहता था, क्योंकि उस ज़माने में नो डाउट FM का एक एरा शुरू हुआ था, RJs रेडियो जॉकीज़ का एक अपनी वैल्यू थी, रात के शोज़ बहुत हिट थे, बिल्कुल, शेर व शायरी, इवनिंग ड्राइव टाइम आपका मॉर्निंग ड्राइव टाइम बहुत हिट था, वो बस एक सिलसिला चलता रह गया। उस वक्त मैं अपने आप को मिसफिट समझता था। घर वालों ने क्या कहा, सपोर्ट किया कि हाँ चलो अच्छा जाओ? मैं रेडियो स्टेशन ज्वाइन करने से पहले आप हैरान होंगे कि मैं छोटा मोटा कोई ना कोई कारोबार करता रहता था। अच्छा, तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो, अपने प्रोफेशन को चेंज करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो। तो मैं ये कहूँगा ये जो 14-15 साल मैंने काम किया मीडिया में, इसने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, इसने मुझे लोगों से डील करना सिखाया, क्योंकि देखिए मैं सेल्स ट्रेनी अपॉइंट हुआ था, सेल्स में तो आप जाना ही, उसके बाद मैं प्रोडक्शन का भी हेड हुआ, मार्केटिंग का भी हुआ, सेल्स का भी हुआ, अकाउंट्स का भी हुआ, बेसिकली तमाम शोबाजात हुआ। जी जी, तो पूरे स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रहा था, तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल, इस पर मैं बोलूँगा कि मेरे जो शेर असफंदी आ रहे हैं और सैयद मेहदी रज़ा जो हमारे रेडियो स्टेशन पे, तो उन्होंने एतमाद किया, क्योंकि मेरा ये होता था कि हर आदमी कहता था ये काम नहीं हो सकता, मैं कहता था ये काम हो जाएगा। सही, मुझे अपने अल्लाह पे इतना बिलीव था, यार आप निकलो तो, आप पहला स्टेप तो लो, हो जाएगा। तो बाद में वो उन्होंने मेरे बारे में मशहूर कर दिया था, भाई जो काम नहीं हो सकता ना वो शहजाद कुरैशी को दे दो। अच्छा, आप कंट्रीब्यूशन क्या आप समझते हैं, FM का क्या कंट्रीब्यूशन है जो पूरा एक जाल बिछ गया और इस एक अलग एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड हुई, और फिर इतनी वैरायटी आ गई FMs की कि गानों के अलग हो गए, फिर ख़बरों के भी हो गए, फिर खेलों के, और इस तरह मुख्तलिफ वैरायटी, तिलावत का भी एक चैनल जो है, तो ये आप इसको कैसे देखते हैं इस पूरे एरा को जो इसने कवर किया? सेशन था वो शुरू से ही इंफॉर्मेटिव भी था, एंटरटेनमेंट भी उसमें हम देते थे, और हम ट्रैफिक अपडेट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम जी ये पहली चीज़ थी। जी हाँ, लोग सबसे ज़्यादा गाड़ियों में सुनते थे और चाहते थे यार देख लें क्या। जी, क्योंकि लोग गानों के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहते हैं, और ये इंसान की फितरती अमल है, वो जिस शहर में होता है उस शहर की न्यूज़ जानना चाहता है, वो लोकल न्यूज़ उसके लिए है। आप अगर गाड़ी चला रहे हो कराची के अंदर, आपको कोई बोले लाहौर का मौसम अच्छा है, तो आपको इससे कोई गर्ज नहीं होगी। सही हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगे, आप कहेंगे भाई कराची, लेकिन अगर आप बता रहे हैं भाई आगे ट्रैफिक जाम है और मुतबादिल रास्ते हैं, या कराची का बारिश हो रही है, फलां जगह हादसा हो गया है, फलां जगह अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, तो कराची वालों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। या लाहौर में अगर आप रहते हैं तो लोकल लाहौर के रेडियो स्टेशन के लिए, लाहौरियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। तो ये एक अच्छा मुस्बत अमल था, चलता गया, इतने रेडियो स्टेशन खुल गए। लेकिन अब मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली, ये नहीं कि मैं अब रेडियो स्टेशन से मुंसलिक नहीं हूँ, तो लेकिन अब रेडियो स्टेशन एक किस्म का सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं। जब तक ये नई चीज़ नहीं करेंगे उस अब सब यकसानियत आप महसूस करते हैं कि ये तो भेड़ की चाल हो गई ना। अब हर सबने ट्रैफिक अपडेट देना शुरू कर दी, सबने इंफॉर्मेटिव देना शुरू कर दिया। और लेकिन कुरान शरीफ का जो तिलावत आ रही होती है तर्जुमे के साथ, वो एक बहुत अच्छी, वो एक नहीं वो थी कि लोग तिलावत सफ़र के दौरान, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा। सही। तो ये फिर आपका एड एजेंसी का जो एक्सपीरियंस रहा, जो अब पूरी एजेंसी बन गई है, उसको आप थोड़ा अगर बताएं कि कैसा रहा, किस तरह ख्याल आया?
डिजिटल एजेंसी है, और इस डिजिटल एजेंसी का कॉन्सेप्ट ये था कि उस वक्त नया डिजिटल एक बूम आया हुआ था, तो मेरे जहन में ये था जो पहले इस फील्ड में आ जाएगा ये इंशाल्लाह। किस साल की बात है? ये बात है 2006 की। 2006, अच्छा ठीक है। तो सोशल मीडिया का ये समझ लें एक कदम जमाने शुरू कर लिए थे, हर कोई आईटी की तरफ भाग रहा था, जी, हर कोई बिल्कुल। ई इकोनॉमिक्स के बिल्कुल सारी चीज़ें कर रहा था। तो उस वक्त हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सोचा था और ये तजर्बा हमारा कामयाब रहा। इसमें मेरे 2 भाई मेरे पार्टनर्स हैं, दोनों भाई मेरे साथ उन्होंने स्टार्ट किया। तो अभी समझ जाए वो डिजिटल एजेंसी हमारा फैमिली बिजनेस बन गया। तो अभी छोटा भाई वहाँ पर होता है। इसमें आप क्या सर्विसेज देते हैं देखिए, क्लाइंट? इसमें हम ओवरऑल सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करके देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब की इनसे- एडवर्टाइजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें। तो ऐप्स कुछ ऐसी बनाई आपने कुछ देखिए, ऐसा? अभी तक जो हमने अपने लिए तो एक ऐप बनाई थी वो थी जो टीवी का CTS सिस्टम। बेसिकली आपका वो जो हम ट्रांसमिशन की जो कमर्शियल वगैरह लगाते हैं वो सॉफ्टवेयर हमने बनाया था। इसके अलावा हमने और तो अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग थे सही जो हमें हायर करते हैं अच्छा, आप उनके लिए बतौर क्लाइंट बनाते हैं, तो वो ये चीज़। सही। तो ये पूरा सफ़र बहुत कामयाबी से माशाल्लाह खासे अवार्ड भी आपने हासिल किए हैं इसमें, और नुमाया मकाम ये जिस तरह मैंने कहा ना, सितारों पर कमंदे डालना, उस एक्सेलेंस को हासिल करना जिस फील्ड में भी गए आप, तो यहाँ से एक बिल्कुल अलग दुनिया है प्रॉपर्टी की। तो आप इस पूरे जाल, या बल्कि ख़ुद एक अलग समंदर है, एक मीडिया एक बहुत बड़ा फील्ड है, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिर आपने एक नया सोशल मीडिया जिसमें मुस्तकिल इनोवेशन आ रही हैं, मुस्तकिल जो है वो यूट्यूब चैनल, और ये अब आप जो है लीजेंड डेवलपर्स और बिल्डर्स, ये कैसे एक बिल्कुल एक तीसरा एस्पेक्ट है? वो ये आप समझ लें मैं हादसाती तौर पे आ गया। अच्छा, हादसाती तौर पे तकरीबन 2 साल पहले आ गया। और जब हम इस फील्ड में आए तो उस फील्ड पे थोड़ी सी मुसीबतें भी आना शुरू हो गई। वो आपको पता है ग्राउंड+6, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जी हाँ, ग्राउंड+6 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर वही वाली, मैंने आपसे कहा ना, जहाँ सबकी उम्मीदें ख़त्म होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप कैसे तवज्जो बांटते थे, टाइम स्पेंड करना एक नए बिजनेस के लिए? लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। और जब आप सोचोगे ना सारे काम मुझे ही करने हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी तरक्की नहीं करती। सही। आप काम डेडिकेट करें और राइट जॉब के लिए राइट पर्सन आप उसको हायर करें। सही। तो आई डोंट थिंक सो इतनी प्रॉब्लम ये भी एक स्किल है कि आपको लोगों को ट्रस्ट करके उनको अथॉरिटी देनी पड़ती है। अगर आप सोचोगे सेठिया कर में आप चलोगे, सेठ बन जाओगे, या कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ और मैं अगर ओनर हूँ तो मैं खुद ही सारे काम कर लूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप देखिए मल्टीनेशनल जितनी भी हैं वर्ल्ड वाइड, आप देख लें जितनी कंपनीज हैं, उन सब ने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लेके आए और उन्होंने पब्लिक को अपना पार्टनर बनाया। सही। तो वो अगर वो सोचते रहते मेरे ख़ानदान तक ही सब कुछ घूमता रहेगा, तो वैसे ही होता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद वो कंपनी फिर जवाल पजीर हो जाती है। अच्छा, ओवरऑल आप 2 साल में आपने इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा भी, जैसा कि आपने बताया कि वो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये वो, इसी असला में कराची में हमने देखा कि बहरिया टाउन जैसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और अपनी नौयत का यानी मुनफरिद, और पहले ही जाहिर सी बात है बहरिया का अपना एक टाइम बन चुका था ऑलरेडी। लोग कह रहे थे यार बहरिया टाउन शहर से दूर और क्या होगा। फिर जो गए देखने, मैं खुद भी जब पहली बार गया देखने, विज़िट करने, तो आंखें खुली रहेंगी यार, ये तो एक दुनिया ही अलग बसा दी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बहरिया टाउन का? आप हैं भी उसके, डील भी करते हैं, और बग़ैर किसी उसके आप यानी बेलाग अंदाज से अगर आप कमेंट करें। देखिए, मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, बहरिया अगर आप ख़ुद गए तो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरिया टाउन जो है अगर इसी तरह चलता रहा तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर आपको दुबई की तर्ज का ये सिटी मिलेगी। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस सिस्टम, पानी, इलेक्ट्रिसिटी। लोग इसके बारे में कोई भी मुनफी बातें फैलाएं, ये कराची का पानी ले गया, ये कराची का वो ले गया, ऐसा नहीं। कराची में पानी कम होना था, इस मुल्क में पानी कम होना था। पिछले 30 साल किसी गवर्नमेंट ने पानी पे काम नहीं किया। जो डैम्स भी बने वो अयूब खान के दौर में बने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो बना। सिंध गवर्नमेंट इसको लेट करती जा रही है, K4 के मंसूबे को और लेट कर लिया है, और अनफॉर्चुनेटली आप जो गवर्नमेंट के मंसूबे लेट करते हैं उसकी जो एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो भी आप बोल रहे हैं वो डबल ट्रिपल हो जाती है। आप बहरिया टाउन को ये देखें कि एक सस्ता प्लॉट 17 लाख रुपए का, वो भी 4 साल के एक साथ पे, और स्टैंडर्ड इतना कि DHA उसके सामने शर्मा जाए, DHA से बेहतर प्रोजेक्ट। तो आप मुझे बता दें कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी या जॉब करने वाला बंदा 17 लाख में 4 साल में अपना एक प्लॉट ले लेता है, उसको बना लेता है,
और वो इतना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कि 24 घंटे लाइट आती है, रोड्स बड़ी हैं, अच्छा माहौल है, पार्क्स हैं, मस्जिदें बन रही हैं, सब चीज़ें जो आप समझते हैं कि जो कि आपकी एक ज़िंदगी में आपका ड्रीम हो, वो आपको वो दे रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है, इसको हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट को चलना चाहिए। इससे लाखों लोगों का रोज़गार है, लाखों लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें 6 से 7 लाख लोगों का स्टेक है। और ये बहरिया टाउन तो अभी यहाँ 4 साल हुए हैं, 20-25 सालों से तो ये आपका पिंडी में चल रहा था, लाहौर में चल रहा था। उसी को देख के लोगों ने कहा कि और अभी मैं आपको बता दूं जो उनके मंसूबे हैं, जैसे इन्होंने अभी ज़ू ओपन कर दिया है, थीम पार्क ओपन होने जा रहा है इंशाल्लाह, वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मॉस्क इंशाल्लाह ये 2020 में कंप्लीट हो जाएगी, 20 या 21 के शुरू में। हाँ, नो डाउट। जो तामीराती शाहकार वो अपनी जगह हाल देख लें ना, सेवरेज का सिस्टम है ना कुछ, लेकिन ये बस मुसाफत बड़ी फील होती है जो शहर से जाता है। लियारी एक्सप्रेस वे बन चुका है, शहर जाना है। जी जी, लियारी एक्सप्रेस वे बन चुका है। नॉर्दर्न बाईपास का भी इमरान खान साहब ने उसको 3 लेन का, 1 वे पे 3 लेन, बेसिकली 2 वे होगी तो 1 वे 3 लेन का इंशाल्लाह वो भी इन्होंने ओके कर दिया है। आपका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे का भी बजट अप्रूव हो गया है। अल्लाह करे ये लोग बनाना शुरू कर दें, सिंध गवर्नमेंट ये 2 साल हाँ, सिंध गवर्नमेंट पे तो मुझे हैरत होती है कि अल्लाह करे ये बना लें। मैं तो कहूँगा ये वफाक ले ले मंसूबे, ये वफाक के मंसूबे ले ले और ना ये लोकल गवर्नमेंट को मिले, क्योंकि दोनों से ही हमें माजत के साथ तहफ़्फ़ुज़ नहीं सही बात ये बन जाती है तो आप 25 मिनट में वहाँ, वरना अगर आप मारीपुर से लियारी एक्सप्रेस वे लेते हैं और आप और लियारी एक्सप्रेस वे से आप सोराबकोट पे उतरते हैं, वहाँ M9 बन चुकी है। हार्डली 45 मिनट्स में दुनिया में ये होता है कि आप सबब्स में रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, तो ये मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो आने वाले वक्तों में इम्कान है कि उससे कुछ अच्छा, ये डिफेंस से 55 मिनट का, लेकिन अगर आप फेडरल बेरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद, मलीर कैंट, मलीर वाले एरियाज़ में रहते हैं, गुलशन में रहते हैं, लेकिन वो हाईवे का सफ़र तवील, हाईवे एक्सीडेंट्स और बहुत सारे वो लोग अब तो कहते हैं, मतलब कि यार बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। 4 दीवारी कर रहे हैं, वैसे दोनों तरफ वॉल लगा रहे हैं, तो आप ये देखिएगा इंशाल्लाह। हाँ, सेफ्टी के तनाजुर में था, लोग कहते हैं यार बहुत लंबा सफ़र है, बहुत एहतियात से चलाना, रात में मुश्किल, एक्सीडेंट, फिर हैवी ट्रैफिक बीच में, लेकिन ये सब बहुत। अब जब ये M9 बन जाएगी तो यहाँ पर मोटरवे पुलिस आ जाएगी, तो बहुत ट्रैफिक का निज़ाम भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह, होपफुली। अच्छा, आपने पब्लिक का रुझू जो देखा उसके बारे में बीच में मुख्तलिफ खबरें आती रही बहरिया टाउन के बारे में, जैसा आपने जिक्र भी किया, तो इसके नतीजे में मार्केट में अप एंड डाउन्स आते हैं क्या? आप इसको और लोगों को, क्लाइंट्स को आप कैसे मुतमईन करते हैं? देखिए, वो क्लाइंट जो सट्टा खेल रहे हैं माजत के साथ, वो परेशान होता है। जिसने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए लिया होता है, वो परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है ये मामलात इंशाल्लाह इवेंचुअली ये मसले हल होने हैं। हाँ, नहीं, लेकिन वो जो बेचारा तनख्वाहदार है उसने सोचा देखा यार चलो बहरिया टाउन है, एक मोतबर नाम है मलिक रियाज साहब का, और उस पर उसने कहा, लेकिन फिर वो हम सुनते हैं किस्तों में मसला आ रहा है, पेमेंट कोई डिले हो जाती है। जाहिर सी बात है, जॉब करने वाले हैं, लेट सपोज अगर कोई स्टील मिल में काम करता है, बड़ी अच्छी जॉब है, लेकिन वहाँ स्टील मिल 3 साल से बंद है, सैलरीज का मसला है, वो बेचारा फंस गया। तो वो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। इसमें ये कि इन्होंने जब भी ब्लॉक किया फाइल, कुछ दिनों के बाद आवाम को रिलीफ दिया। हाँ, नहीं, जिसके थ्रू, जैसे आपके थ्रू लेते हैं तो आप कुछ केसेस को मेरिट्स पे देखते हैं कि नहीं यार ये हम यार क्या देखते हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई इसलिए नहीं कि मैं बहरिया टाउन का डीलर हूँ। हर 3-6 महीने के बाद ये लोग एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं, मैं फाइलें खुल जाती हैं। अच्छा, इनको भी जुर्माने लगा के मज़ा नहीं आता। रमज़ान में ये सारा मोस्टली मैंने तो देखा है, अक्सर रमज़ान में कुछ अरसे के बाद जो सरचार्ज भी लगता है वो भी माफ़ कर देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब ये तो लोग जो चीज़ बात डिस्कस हो रही होती है उसको, अगर देखें सख्ती थोड़ी बहुत नहीं करेंगे, लोग रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं, इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो जो इन्वेस्टर हैं, उसने ले लिया क्या कीमत बढ़ेगी निकाल दूंगा, अब वो कीमत बढ़ी नहीं तो वो किस्तें भी नहीं दे पा रहा, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। एक वो जो वाकई आपको लगता है हाँ यार ये जॉब करता है, इसने लिया, एक ही प्लॉट लिया हुआ है, 6-8 महीने बाद फंस गया, ऐसे लोग होते हैं यकीनन। जब से मैं बहरिया टाउन में आया हूँ, जितनी भी दफ़ा फाइल ब्लॉक्स हुई हैं बाद में ओपन हुई हैं, और उनकी एक पॉलिसी आती है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उस पॉलिसी में उसमें रिलीफ देते हैं वो, मतलब वो इंसानी जो ह्यूमन ग्राउंड्स होते हैं, उनको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा लोग ये उम्मीद कर होते हैं, और जिस तरह पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, नहीं, ये बात सही है, उनको भी चाहिए, उनको बनाना है, और जिसके पैसे आप वहाँ की देखें, रोड्स, नहीं वाकई जो गया देखने वो इंस्टॉल जो बच्चों का खेल तो नहीं है ना। नहीं, वो ये इसमें खरबों की इन्वेस्टमेंट है, तो वो जब तक लोग इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो ये कैसे बनेगा। हाँ, बस ये बात, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है यार, माशी हालात तो अप्स एंड डाउन, जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो जेन्युइन है, जिनके अंदर जो कोई वो केस नहीं है कि यार हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और कमाना है 1 से 2, 2 से 4, ऐसे लोग भी होते हैं यार, चलो एक प्लॉट ले लिया
करते रहेंगे गुजारा जो भी होगा। बहरहाल तो ये पूरा एरा आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट का भी जैसा आपने जिक्र किया। इसके अलावा बहरिया टाउन के अलावा भी आप डील करते हैं प्रॉपर्टी के उसमें? हमने अभी ये क्लिफ्टन में कुछ प्लॉट्स इंशाल्लाह हमारा वहाँ बनाने का इरादा है। तो खुद बना के आप सेल आउट करेंगे। तो ऐसे में क्या आप मुश्किलात देखते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए? जैसे वो पानी वाले मसले की एक बात कर ली जाए, या गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि आपको लगता है पॉलिसीज़ ऐसी हैं जहाँ जी रियल एस्टेट के काम में सपोर्ट हो? रियल एस्टेट को ना अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला। जी हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से लोगों ने पैसा बनाया, बहुत बनाया, इतना पैसा बनाया, लेकिन एक होता है सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब दिल जाता है टैक्सेस लगा देते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अलग टैक्सेस हैं, FBR के अलग हैं, जब दिल चाहे लगा देते हैं। मेरा ये कि आप किसी को नाजायज़ रियायत ना दें, लेकिन एक पॉलिसी वाजे करें और एक दफ़ा उस पॉलिसी को बना के उस पर इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ पॉलिसी हर साल के बाद चेंज हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता हम किस पॉलिसी को। ये कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर हुकूमत बहरहाल 15 साल से एक ही पार्टी की चल रही है, इसके बावजूद भी। और दूसरा ये कि पाबंदी लगाना, देखिए चीफ जस्टिस ने कुछ सोच समझ के पाबंदी लगाई होगी, लेकिन मेरी उनसे ये अर्ज़ है कि आप सिंध गवर्नमेंट को जोर दें कि भाई पानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि बिल्डिंग्स की होगी, लाखों लोगों का रोज़गार है। बिल्कुल ये, और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब की नीयत साफ़ है, और लेकिन मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिल की है मैं शेयर कर सकता हूँ उनके साथ, कि बैठें और इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लें, क्योंकि लाखों लोगों का रोज़गार है। और आपको पता है कराची फाइनेंशियल हब है, और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन आपको पता है तकरीबन रुक चुकी है, क्योंकि प्लॉट्स इतने महंगे ले लिए हैं कि ग्राउंड +6 पे फिजिबिलिटी नहीं बनती। सही। तो ये इस और बाय द वे सिंध गवर्नमेंट को भी जोर दें कि भाई तुम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाओ कि वहाँ 22 मंजिला, 30 मंजिला, 12 मंजिला, 16 मंजिला सर्वाइव कर सकें। जी, प्रॉब्लम ये थी कि सारे बेंगलोज थे, वो बेंगलोज के ऊपर पहले तो एक घर था, अब जब उस पर बिल्डिंग बन गई तो 100 घर हो गए, तो जाहिर बात है वो सेवरेज की लाइन तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल, और ना पानी पूरा हो सकता है। बिल्कुल। तो पानी की कमी को आप कैसा, जैसा आपने कहा कि नहीं है, बल्कि और मुख्तलिफ रिसर्चेस में तो बताया कि पाकिस्तान में पानी वाफिर नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारे पास है, समंदर है, डैम वसाइल हैं। सारा प्रॉब्लम हमारा डैम नहीं, हमारा पानी ज़ाया होकर समंदर में जाता है। नहीं, समंदर के पानी को आप समझते हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लांट लगा भी था, डिसैलिनेशन प्लांट, वो तो करप्शन की नज़र हो गया ना। हाँ, मतलब ये अगर फेडरल गवर्नमेंट लगाने जा रही है डिसैलिनेशन प्लांट, एक रिसाइकिल प्लांट, उससे बहुत 1.5-2 साल में कराची में आप देखिएगा वाफिर मकदार में पानी। इंशाल्लाह, यानी अगर ये पानी का मसला, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का मसला ये सर पे आ जाती है ना, तो हम जागते हैं। अगर हम पहले से 20 इयर्स 25 इयर्स की प्लानिंग लेके चले ना, तो इस शहर के पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह उसके लिए तो विजन की बात होती है। तो विजन की तरफ आते हैं। ये आपका समाजी खिदमात का एक सिलसिला है, वो शुरू हुआ, फिर आप पॉलिटिकल उसमें भी दाखिल हुए, तो क्या आप सियासी विजन आपके जहन में है और क्या? लेकिन 2011 में मेरा रुझान PTI की तरफ हुआ था। अभी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI कराची में, जी, उनका मीडिया सेल हेड कर रहा हूँ। तो बस मैंने एक चीज़ नोट की कि हम जितने भी समाजी काम कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट के लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, या किसी ऐसी नेशनल पार्टी के साथ नहीं एसोसिएट होंगे, उस मुल्क के मसले हल नहीं हो सकते। हमने सियासत को कारोबार बना दिया था, पॉलिटिक्स एक गाली बन चुकी थी। हालांकि पॉलिटिक्स का या दूसरा नाम है खिदमत। तो प्रॉब्लम ये थी, हर कोई आता था दुकान चमकाने के लिए, तो अब जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, हम ड्राइंग रूम्स में बैठ के गॉसिपिंग और बातें करते रहेंगे, तो फिर तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। करप्शन पर इमरान खान साहब का बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पूरी कौम को एक आवाज़ दी करप्शन की, और ख़ुद अब आप देख भी रहे हैं, मतलब 3 कारोबारी मुख्तलिफ जहतों में आपने देखा करप्शन कहाँ तक, किस हद तक जो है आप एक शॉप नहीं खोल सकते सर, आपके सर पे इनकम टैक्स वाले, प्रोफेशनल टैक्स वाले, फला ये वो, पुलिस आपके सर पे। एक आम आदमी, आप खुद सोचें कि छोटा सा कारोबार करता है, तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कितने सफ़र करते होंगे, बोलते कोई नहीं। और इस 30 साल के अंदर जो बत्ताखोरी और जो दहशतगर्दी और जो जिस तरह से टारगेट किलिंग और जिस तरह से कारोबारी आज़ाद को तंग किया गया, तो उसके बाद तो आप सोचें ना, उनका तो जनाजा निकाल दिया था। इसलिए तो वो सब मूव हुए लाहौर और दूसरे एरियाज़ में। देखिए कराची को सोची समझी स्कीम के तहत, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इसका बेड़ा गर्क किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची कौमी धारे में आ चुका है। देखिए पार्टी कोई भी हो, मेरा ये लसानियत से आप थोड़ा दूर है, क्योंकि वो शहर को या मुल्क को तबाह कर तकसीम करेंगे। तकसीम तो कराची की बात करें, कराची की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह बात करें। आपका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, दहशतगर्दी, लड़ाई झगड़ा, बत्ताखोरी,
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किसी पार्टी में नहीं होनी कोई चाहिए, भी, हाँ। चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल। और वो जिस पार्टी में भी हैं वो पार्टी फिर मुल्क से मुखलिस नहीं। अच्छा, ये जैसे आपने एक तो ये दिया कि सियासत जो है वो खिदमत का जो है नाम है, और ख़िदमत के ज़मीन में आपने भी कुछ प्लान किया कि वो करेंगे। और फिर हम आप देख भी रहे हैं कि आप कराची सूबे सिंध की एक PS 111 से कैंडिडेट भी रहे, और फिर हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो भी हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसी जज्बे के साथ जो है ऐसे ही लोग जो है खिदमत आवाम की करेंगे। और इस PS 111 की बात की जाए अगर थोड़ी सी मैं करूं, तो ये भी बहुत इसका जो मैले वकूफ़ इसके अंदर जो इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जो जिसमें मंशियात का एक बड़ा रैकेट एक बहुत मशहूर ज़माना चलता है, गिलियारी कहा जाता था, और एक दूसरा यहाँ के कुछ इलाके हैं। और यकीनन और भी जगह इस PS 111 आप काम कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा ये सीट चूँकि पहले भी आप ही PTI के पास ही थी, तो आप कैसे देखते हैं अपोजिशन में? अब आपको बैठना होगा जीतने के बाद भी, तो कैसे आप यहाँ के मसाइल को कैसे आप हल करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इंशाल्लाह इस बार भी PTI की होगी, और आपने ड्रग्स, ट्रैफिक रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर, वाटर इश्यूज़ इस हल्के के बहुत बड़े मसले हैं। जी जी। सफाई का मसला डिफेंस की हद तक इतना नहीं है, लेकिन कॉलोनीज़ में सफाई का और कचरे का मसला भी है। अभी हम अपने तौर पे सफाइयाँ करा रहे हैं, CBC के साथ मिलकर वाटर इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। आज भी हमारी वाटर बोर्ड के MD से मीटिंग थी, हमारी जो NA के उम्मीदवार हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब वो उस मीटिंग में शरीक थे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मसला ये है कि इस हल्के में से ये जो आपने कहा, ये जो सारा ये ड्रग्स जो खासतौर पर हमारी नौजवान नस्ल को कर रहे हैं, बैगर्स का यहाँ इशू है। सिग्नल पे आप देखें तो इतने बैगर्स हैं कि ऐसा लगता है कि सारी अवामी आबादी यहीं पे आ गई, और उनके डिफेंस जा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह इस पर हम काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने कोशिश भी की थी, लेकिन इसमें CBC को और DHA को भी मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। CBC ने कॉलोनीज़ के अंदर 60 यार्ड्स की और 80 यार्ड्स के प्लॉट के ऊपर 12-12 मंजिलों की परमिशन दे दी। इधर DHA का जो रेजिडेंट है, जो वो घर के बाहर एक पत्थर रख दे या कचरा थोड़ा सा भी गिरा दे तो गाड़ी उनकी फ़ौरन आ जाती है। इधर पूरी बिल्डिंग बन गई 12 मंजिला, उनको पता नहीं लगा। तो बेसिकली अगेन वही वाली बात है, खान साहब भी कहते हैं इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे ऊपर से तो खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक भी इंशाल्लाह ये ख़त्म होगी, और आप देखिएगा इस हल्के में बहुत बेहतरी आएगी। हाँ, अब आप बाई इलेक्शन 21 अक्टूबर को होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो हमें उम्मीद है कि लोग नहीं बिल्कुल देखिए लोग इस बार तो लोगों ने वोट दिया ही तब्दीली लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। जी जी। और सिंध गवर्नमेंट से कतन कोई उम्मीद नहीं है, उनके सारे प्रोजेक्ट्स पेपर पे बनते हैं, 15 साल से देख रहे हैं पेपर बनते हैं। लेकिन अपोजिशन को अगर ये मजबूत करेंगे ना इंशाल्लाह, अपोजिशन को इंशाल्लाह ये मजबूत करेंगे तो इनकी पकड़ हो सकेगी। आपने देखा होगा बजट सेशन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, PTI भी और दूसरी अपोजिशन की जमातों ने भी, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की। अब लग रहा है कि अपोजिशन का किरदार है। 35 से 40 दिन के अंदर PPP को ठीक ठाक टफ टाइम दिया, और ये खान को मजबूत करने की बात है। अभी सीट जितनी खान को सीटें और मिलेंगी, खान उतना मजबूत होगा। और ये जो सारे जो इकट्ठे हो जाते हैं जमहूरियत के नाम पे, तो इंशाल्लाह इनको जमहूरियत तो देखें रहेगी, जमहूरियत हमारे मुल्क में रहनी चाहिए। इस मुल्क का मज़हब तो चलना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। इस्लाम पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। माइनॉरिटीज़ यहाँ पर हैं, वो भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, लेकिन मुल्क की जो आप सिक्योरिटी पे सालमियत है, उसकी नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ का जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए यही होगा जब तक जिस मुल्क में करप्शन होती है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जैसे आपने एक हो गया कि भाई कुफर का निज़ाम तो चल जाता है, जुल्म का और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चलता। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, हम भी दुआगो हैं और साथ हैं कि इस मुल्क को, इस शहर को बहाल हो। लोग चाहते हैं कि जो है, और ये मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह मैं इलेक्ट होता हूं तो मैं PTI का MPA नहीं होऊंगा। आप अवाम हल्के की देखिए, जब आपने खुद ही बयान किया कि आप समझते हैं कि यार खिदमत नाम है, खिदमत तो बेलौस की जाती है, खिदमत के लिए नहीं होता कि ये मेरा है और ये दूसरा। फिर मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम हल्का है कराची का, जहाँ आप अगर डिलीवर कुछ करेंगे यहाँ की आवाम को, पसमानदा आवाम भी है, बहुत अच्छी भी है, दोनों तरह की आवाम जो है इसमें मौजूद हैं, तो यकीनन जो है लोग भी चेंज महसूस करेंगे। लोग चेंज को चाहते हैं, क्योंकि एक पार्टी निज़ाम, 2 पार्टी निज़ाम से लोग बहरहाल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। देखिए अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे ना, और कराची के अंदर तो एक अलग, तो लोग हमें भी वोट नहीं देंगे। लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, लोग बाशऊर हो चुके हैं। फिर खुद इस डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी है और इतना पूरा वो था। अच्छा, मैं एक वैसे इससे हट के पूछूँ, इस 2018 की 13 की दोनों की आपने गालिबन यकीनन देखी भी होगी। इसमें सोशल मीडिया आपने जिक्र किया,
मौजूदा गवर्नमेंट की जो समझ लें कामयाबी है, उसमें सोशल मीडिया इम्पैक्ट को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं ही समझता हूँ सोशल मीडिया ने एक बहुत की रोल प्ले किया। 2013 के इलेक्शन में भी, 2013 में भी मैं था इलेक्शन में, मैंने पार्टिसिपेट किया था, 2018 में भी किया। तो आप इंफॉर्मेशन हेड की और फिर एक एजेंसी भी है, इस तनाजुर में आपका एक्सपीरियंस बहुत अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट हमारी अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हुई थी हवारी पे, तो हमारी सोशल मीडिया के लोगों को रिवॉर्ड दिए गए, उनको। आपकी कितनी टीम है यानी जो ये काम करते हैं? कराची में मेरा ख्याल है 50 से अबव हमारी टीम है। ज़बरदस्त। जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनमें हमने तकसीम की हुई है। ओवरऑल कराची का हेड है, फिर सिंध का हेड है। कराची को आप लीड कर रहे हैं? मैं कराची का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो सारी चीज़ें फिर आपके अच्छे में, ठीक है। तो ये प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाता है, सोशल मीडिया भी आता है। सही। तो ये आगे आने वाले वक्तों में आप क्या समझ लें, आने हमारी यूथ है जो, और जो बहुत ही इस बार तो आपको पुरजोश भी नज़र आती होगी, बहुत पार्टिसिपेट भी किया। तो चूँकि हमने बात शुरू की थी कि सितारों पर कमंदे डालने, और फिर आपने भी कहा कि आप सबके लिए, आप अगर एमपीए हैं तो सबके लिए हैं कोई। तो इस कराची की यूथ, कराची के आप बेटे हैं और कराची ही आपकी पहचान है, तो कराची की इस यूथ को और उन तमाम नौजवानों को जो हमारे क़ारीन भी होंगे, नाज़रीन भी होंगे, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे ज़िंदगी में? नहीं, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि कुछ ना कुछ करें, कुछ डिफरेंट करें, और ये ना सोचें यार कि बहुत ज़्यादा ना मनफी चीज़ों से आप ना थोड़ा सा बचें। बिस्मिल्लाह करें, निकलें, अल्लाह पे भरोसा करें, जो भी फील्ड हो। वो आपने कहा ना, जिस चीज़ का आपको शौक़ हो वो काम करें, तो आप ये देखें इंशाल्लाह। दूसरा ये कि मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं पीटीआई की दावत दूँ। जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी ईमानदार और शरीफ लोग हैं, वो पार्टीज़ में जाएं, उस पार्टी से गन साफ़ होगा। जब तक हम अच्छे लोग घरों में बैठ के सिर्फ और सिर्फ टीवी देख के न्यूज़ चैनल्स पे तबसरे करते रहेंगे, इस मुल्क में चेंज, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग कौमी धारे में आए मुल्क को, तो उसके लिए आपको कराची को तो कौमी धारे में आने की सख्त ज़रूरत है, कम से कम जो है नेक, क्योंकि हमने देख लिया 30-40 साल हम एक होल में बंद रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका हमें बहुत नुकसान हुआ, उस पूरी नस्ल पूरी आज जो है वो हुई। तो यूथ के लिए आप ये पैगाम दे रहे हैं कि अपने दरमियान अच्छे लोगों को चुनें, पसंद करें, जांचें, और उनका साथ देकर जो है वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने, शहर की बेहतरी, और इस पूरे इस खित्ते के अंदर जो है रोशनियों को बहाल करने का जो है अमल जो है वो करें। अल्लाह पाक शहर की रोशनियाँ। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और यकीनन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो हमने शहजाद साहब की शख्सियत से अख़ज़ किए होंगे, कि जिसके अंदर मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी और अल्लाह ताला पर तवक्कुल के साथ जो है किसी भी काम में हिस्सा लेना, और न सिर्फ ये कि हिस्सा लेना बल्कि उसका हक़ इस तरह अदा करना कि उसमें पूरी दयानतदारी और पूरी ईमानदारी का अंसर भी शामिल हो। और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ मुल्क के, अपने शहर के बेहतरी के लिए उन अच्छे लोगों का साथ देना कि जो इस मुल्क को, शहर को तब्दील करके एक अच्छे और मज़बूत से लाना चाहते हों। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।